जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब चैनल पे मैथ और हिंदी की कक्षाएं जो है स्टार्ट हो गई हैं और हमने जो है दो चैप्टर जो है कंप्लीट भी कर लिया है, वर्णमाला और संधि। ठीक है, वर्णमाला को बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है, बहुत ही डीपली जाके। और संधि में आपने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपने क्या किया, खत्म कर लिया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, समास होगा। ठीक है, समास के बारे में पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपका होता है समास क्या होता है और कैसे पहचाना जाता है, इसमें कौन सा समास है। ठीक है, कैसे पहचाना जाता है इसमें कौन सा समास है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा समास। क्या समास। ठीक है, क्या हेडिंग आपका रहेगा, समास। तो समास का अगर आप देखोगे कि समास का आशय क्या होता है, तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्लस आस। क्या, सम प्लस आस। अब सम का मतलब बराबर भी होता है, सम का मतलब है बराबर भी होता है, और सम का मतलब अगर हम लोग इसका मतलब देखें तो सम का अर्थ हो जाएगा, ध्यान देना, संपूर्ण। सम का अर्थ संपूर्ण और आस का अर्थ हो जाएगा आशय। ठीक है, क्या हो जाएगा, संपूर्ण आशय। क्या हो जाएगा, पूरा पूरा मिला के संपूर्ण आशय। ठीक है, अर्थात ध्यान देना, क्या हो जाएगा, संपूर्ण आशय। अब यहां पे देखना समास का शाब्दिक अर्थ। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा, संक्षिप्तीकरण। क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा, संक्षिप्तीकरण होता है, यानी कि किसी बड़े से बात को छोटे में ही कह देना। ठीक है, क्या कहलाता है, संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। और समास में कौन सी संधि होती है, तो व्यंजन। ठीक है, सम प्लस आस बराबर समास। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो ध्यान देना, दो या दो से अधिक, ठीक है, या ऐसे कह लो दो पदों के मेल से। ठीक है, दो पदों के मेल से जो विकार, दो पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है, तो उसे, ध्यान देना, उसे क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं। कहते हैं, ठीक है, दो या अधिक, ठीक है, दो या अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा, संक्षिप्तीकरण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट कई बार ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान देना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। जैसे एग्जांपल के ध्यान देना, संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या है, छोटा। जैसे हमने कह दिया राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इतना बड़ा ये लिखा है, इसको शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, राजपुत्र। क्या लिख सकते हो, राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र को हम लोग संक्षिप्त में कैसे लिख सकते हैं, इसका इसका क्या कर दीजिए, ध्यान देना, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण कर दीजिए, इस वर्ड का, इस वाक्य का संक्षिप्तीकरण कर दो, तो क्या बनेगा, राजपुत्र। तो राजपुत्र आपका क्या हो गया, संक्षिप्तीकरण हो गया। यही क्या कहलाता है, समास। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक पदों के मेल से, ठीक है, पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको समास का प्रकार कितना होता है। चलिए
हो गया। चलिए अब यहां पे देखिएगा कुछ अन्य चीजें आपको बताते हैं। देखिए समास में देखना आगे अगला पॉइंट है, आपको बता देते पहले। देखिए जैसे हमने कह दिया कि भैया दिल तोड़, दिल है तोड़, तो यहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आपका लिखा दिल और एक आपका क्या लिखा तोड़। तो दिल को बोलते हैं प्रथम पद, क्या कहते हैं प्रथम पद, और तोड़ को क्या बोलेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद या दूसरा पद। इसी को कहते हैं, ध्यान देना, पूर्व पद। क्या कहते हैं पूर्व पद। और इसको क्या कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, तो आपका क्या हो गया पूर्व पद हो गया और आपका क्या हो गया उत्तर पद हो गया। तो दो चीजें आपके हो गई। क्या दिल तोड़ अगर लिखा है तो ध्यान देना समास में आपको दो चीजें ध्यान देना, प्रथम पद और द्वितीय पद, और इन दोनों को क्या कहते हैं समासिक पद भी कहते हैं। ठीक है, समासिक पद। चलिए ये आपका क्या हो गया पूर्व पद या प्रथम पद, उत्तर पद या द्वितीय पद। और ले लो जैसे हमने कह दिया माता पिता, माता पिता, एक शब्द यहाँ पे लिख दिया माता पिता, यहाँ पे ये क्या है पूर्व पद, ये क्या होता है उत्तर पद, या इसी को क्या बोलेंगे प्रथम पद है, और इसको क्या बोलेंगे द्वितीय पद। क्या बोलोगे द्वितीय पद। तो याद रखिएगा, आपको पता हो गया कि समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद तथा उत्तर पद है अर्थात द्वितीय पद का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे जो करते हो आप करते समास के प्रकार, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो को रोक करके। तो समास के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, समास के प्रकार। ठीक है, समास के प्रकार। तो देखिए जो समास होता है, समास इसको कैसे आप ट्रिक से याद रखिएगा। देखिए ट्रिक से बता रहे हैं आपको, ट्रिक से देखना कौन कौन सा। ऐसे याद करना द्वंद्वी, क्या याद करोगे द्वंद्वी। ठीक है, क्या द्वंद्वी। अब तक, अब तक। ठीक है, क्या हो जाएगा द्वंद्वी अब तक। तो द्वा से हो जाएगा क्या द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, क्या आ जाएगा द्वंद्व समास। द्वि से हो जाएगा ठीक है द्विगु समास, द्विगु समास। आ से हो जाएगा अवयवीभाव समास, अवयवीभाव समास। ठीक है, चलिए बा से हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ता से होगा क्या ता से तबला नहीं, ता से होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है तत्पुरुष समास। का से क्या होता है कर्म धारय समास। क्या होता है कर्म धारय समास। तो ये आपका क्या हो गया समास के भेद है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, जो समास होता है ये मुख्यतः चार प्रकार का होता है। ठीक है, समास ना मुख्यतः अगर बात करें, मुख्यतः मुख्यतः कितना होता है चार प्रकार का, लेकिन कुल अगर बात करें तो कुल कितना हो जाएगा 6 प्रकार का। अब कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चार प्रकार है, चार प्रकार का नाम देख लीजिए। यहाँ पे देखना चार प्रकार। पहला आपका अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव। दूसरा कर लेते हम लोग, ध्यान देना, हम लोग कह लेते ध्यान देना कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। उसके बाद बहुब्रीहि समास, इसके बाद तत्पुरुष समास। कौन सा
तत्पुरुष समास। तो ये चार आपका हो गया द्वंद्व समास। ध्यान देना कौन कौन सा, अव्ययी भाव हो गया, कर्मधारय हो गया, बहुव्रीहि हो गया। ठीक है, अव्ययी भाव हो गया, कर्मधारय हो गया, और आपका कौन सा हो गया, ध्यान देना आपका कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, कर्मधारय और द्विगु समास। कौन कौन सा, कर्मधारय और द्विगु समास। चलिए एक यहाँ पे शामिल करेगा द्वंद्व समास। क्या, द्वंद्व समास। ठीक है, कर्मधारय समास और आपका जो आता है द्विगु समास। कर्म धारय समास और आपका कौन सा हो गया, द्विगु समास। ये तत्पुरुष समास का ही प्रकार होता है। ठीक है, याद रखिएगा तत्पुरुष समास के अंदर आता है। ठीक है, तो मुख्यतः कितने हैं, मुख्यतः आपके ये चार हैं, 1 2 3 4। समास के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, 4। कुल की बात करोगे, कुल कितना हो जाएगा, तो कुल आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा समास के आपके कुल कितने टाइप हो गए, 6 टाइप, और मुख्यतः कितने होते हैं, 4। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग। हो गया, चलिए ये कुछ समाज से संबंधित कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए ये सब बता रहे। अगर आपको ये सब पता रहेगा तो आप बढ़िया से समास कर पाओगे। ठीक है, तो द्वंद्वी अब तक याद रखिएगा ये ट्रिक। आगे अब हम लोग बात करते हैं, आगे किस पे बात करते हैं, ध्यान देना किस बात पे हम लोग बात करेंगे कि भैया नोट करके आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं समास, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पद प्रधान। यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है समास से, भैया किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है, ये जरूर पूछा जाता है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं, टेबल बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक टेबल पहला ले लेते हैं हम लोग, कौन सा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अगर इसकी बात करें अव्ययी भाव समास की, तो ध्यान देना जो अव्ययी भाव समास है इसका होता पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययी भाव में कौन सा होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययी भाव के बाद हम लोग बात कर लेते हैं द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास की बात कर लेते हैं। ठीक है, द्विगु समास के बाद हम लोग बात कर लेते हैं द्वंद्व समास। किसकी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद बात कर लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसके बाद बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, एक आपका बच रहा है कौन सा, बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि समास। अगर बात करें हम लोग, ध्यान देना बहुव्रीहि समास में, तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है, लेकिन ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोनो तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो ध्यान देना इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय समास की बात करें तो उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास की अगर बात करें तो दोनों पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, तो दोनों पद आपका क्या होता है, प्रधान होता है। किसमें, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास में दोनों समास आपका क्या होता है, प्रधान होता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं द्विगु समास में, किसकी बात कर लेते हैं, द्विगु समास में, तो द्विगु समास का याद रखिएगा उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। कौन सा, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, अर्थात मेन होता है। याद रखिएगा यहाँ से हर बार एक प्रश्न जरूर बनता है कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। पूर्व का मतलब पहला, उत्तर का मतलब दूसरा। ठीक है, पूर्व का मतलब पहला, उत्तर का मतलब हो जाएगा दूसरा।
अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। देखिए आपको याद है क्या रखना, ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला याद रख लीजिए, बहुब्रीहि वाला, बहुब्रीहि वाला, बहुब्रीहि के बाद है आपका ये द्वंद्व वाला, ठीक है, और ये कौन सा, अव्ययीभाव वाला। यही तीनों आप याद रखिए, बाकी देखिए सब में उत्तर पद प्रधान है, 3 ठी में अन्य है और 3 ठी में उत्तर पद प्रधान है। देखिए इसमें क्या, पूर्व पद, इसमें दोनों पद, इसमें अन्य पद, बाकी सब में क्या है, उत्तर पद प्रधान है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए अब पहला हम लोग इसी सीरियल से पढ़ेंगे, सीरियल से पहला पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास, दूसरा पढ़ेंगे द्विगु समास, तीसरा पढ़ेंगे द्वंद्व समास, चौथा पढ़ेंगे कर्मधारय समास, पांचवा पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, छठवां पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। तो पहला हेडिंग लगा लीजिएगा अव्ययीभाव समास, ठीक है। चलिए आपका हेडिंग क्या रहेगा, अव्ययीभाव समास। तो पहला वाला आप हेडिंग लगा लीजिए क्या, अव्ययीभाव समास, ठीक है, अव्ययीभाव समास। अब इसका मतलब क्या है जरा देखिएगा, अव्ययीभाव समास की अगर बात करें, इसमें ध्यान देना, इसकी अगर बात करें तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। पूर्व पद क्या होता है, याद रखिएगा, प्रधान होता है। और ध्यान दो, पूर्व पद, पूर्व पद, यहां पे ध्यान देना क्या लिखा है, अव्ययी। अव्ययी का मतलब देखिएगा, अव्ययी, जब भी ध्यान देना, जब भी ध्यान देना, छोटा आ का प्रयोग पहले होता है यानी कि उपसर्ग के रूप में, तो इसका अर्थ निकलता नहीं से। आ का मतलब क्या हो जाता है, नहीं, और व्यय का मतलब खर्च, व्यय का मतलब खर्च, अर्थात ध्यान देना, अव्ययीभाव का कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद। तो जिसका पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद खर्च नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, कोई ना कोई आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा, वही आपका क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। चलिए तो ध्यान देना, पूर्व पद ना, पूर्व पद क्या होता है, कोई उपसर्ग होता है, कोई उपसर्ग रहता है, ठीक है, अक्सर, ठीक है। ध्यान देना, पूर्व पद कोई उपसर्ग होता अक्सर, या पूर्व पद जो होता पहले वाला पद व्यय नहीं होता, व्यय नहीं होता। इतनी बातें याद रखिएगा, इतनी बातें याद रखिएगा। पूर्व पद प्रधान होता है, क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ध्यान देना, पूर्व पद प्रधान होता है या पूर्व पद कोई उपसर्ग होता है। आपको बताते हैं, जैसे ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या दिया, एक और ट्रिक बताते हैं कि ट्रिक क्या है पहचानने का। तो ध्यान देना, शब्द के पहले, शब्द के पहले क्या मिलेगा आपको, अ, अनु, हर, भर, प्रति, यावत,
यथा, ठीक है। क्या मिलेगा? अ अनु हर भर प्रति यावत यथा, आदि मिलता है, आदि मिलेगा, ठीक है। ऐसा आपको कुछ कीवर्ड मिलेगा, शब्द के पहले ना आ अनु हर भर प्रति यावत यथा, अगर ये नहीं मिलेगा ना तो कोई उपसर्ग, आदि उपसर्ग, आदि उपसर्ग मिलेगा। जैसे देखिए हमने कह दिया अजन्म, क्या कह दिया? अजन्म, तो अजन्म में आया कि नहीं आया? आया, आया, अरे हाँ बोलो, हाँ ठीक है। अजन्म, ऐसे कर लेना आप अमरण, ठीक है। क्या हो गया? अजन्म, अजन्म का मतलब जन्म से लेके अब तक, अमरण का मतलब मरण तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आया कि नहीं आया? आया भैया। यहाँ पे जो आ है ये आपका उपसर्गिक रूप में है और ये व्यय नहीं हो रहा। कहाँ व्यय हो रहा है? देखिए आ जन्म, आ इसे है ना, बड़ा आ देखिए वैसे ही है और दूसरा शब्द लिख दिया गया अमरण। तो आपका ये कैसा? दोनों में आ जन्म में कौन सा समास? अव्ययीभाव समास, क्योंकि पहला पद क्या है? अव्यय है, व्यय नहीं हो रहा। पहला पद क्या? उपसर्ग है, उपसर्ग है आमरण, आमरण में कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला बताइए, इसने क्या दिया? अनुमान, क्या कह दिया? अनुमान, या कह दीजिए आप ऐसे अनुपम, ठीक है। क्या कह दिया आपने? अनुपम। तो यहाँ पे क्या है? देखिए अनुपम, अनु, यहाँ पे क्या आया? अनु, तो अनु है ना, अनु आया कि नहीं आया? अगला आप कह सकते हो, जैसे ध्यान देना हर पल, क्या कह दिया आपने? हर पल, ठीक है। हर आया, क्या दिया जाए? हर दिन, ठीक है। हर दिन, तो हर आया, हर आया, देखिए हर आया ना, तो कहाँ ये खर्च हो रहा? नहीं हो रहा ना। आगे कर सकते हैं आप, ध्यान देना भर पेट, भर पेट, तो भर आया कि नहीं आया? आया भर, भर पेट यानी कि पेट भरकर, हर दिन माने प्रत्येक दिन, हर पल माने हर प्रत्येक पल, भर पेट हो गया। इसी प्रकार आप कह सकते हो, जैसे कर दिया जाए आगे क्या? प्रति, तो आप कह सकते हो प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक, इसका करोगे तो ध्यान देना क्या आएगा? प्रतिधन एक, तो प्रति मिल जाएगा ना प्रत्येक में, प्रतिधन एक। इसी प्रकार आप कर सकते हो, ध्यान देना प्रत्युपकार, ठीक है। प्रत्युपकार, या कह सकते हो ध्यान देना प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, ठीक है। प्रत्युत्तर, तो आप ऐसे और बना सकते हो, प्रति आ गया, आगे आ जाए यावत, तो आपका क्या आता है? यावत जीवन, यावत जीवन। तो आप इसको जब तोड़ोगे ना यावत जीवन को, तो आपका क्या आता है? यावत प्लस जीवन, यावत आ गया ना, यावत, यथा कह लो, या यथाशक्ति आया, यथा, यावत, देखिए यहाँ पे आया यथा जीवन, यथा जीवन, ठीक है। यथा आया कि नहीं आया? ऐसे कर सकते यथा संभव, अर्थात जैसा उचित हो, जैसा संभव हो। तो अक्सर ना, अक्सर आपको शब्द के पहले उपसर्ग मिलेगा या ऐसा कीवर्ड मिलेगा जो व्यय नहीं होगा, अव्यय, इसलिए इसका नाम ही पड़ा क्या? अव्यय। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा नोट करके, NOTE, नोट, कुछ ऐसे ना पुनरावृत्ति वाले शब्दों में भी अव्ययीभाव होता है, ये स्पेशल है। पुनरावृत्ति शब्दों में भी अव्ययीभाव समास होता है। पुनरावृत्ति वाले शब्दों में भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे क्या कह दिया जाए? दिनों दिन,
क्या तीनों दिन कह दिया जाए, क्या तीनों दिन, तीनों दिन कहा जाए चाहे ऐसे कह दिया जाए, 3 दिन, क्या 3 दिन, तो दोहराया ना, ऐसे कह दो रातों रात, ठीक है, क्या कह दिया जाए रातों रात, तो दोहराया है तो रात रात, रात रात, दोहराया है ना, देखो दिनों दिन रातों रात, ठीक है, इसी प्रकार ऐसे कह दिया जाए हाथों हाथ, हाथों हाथ, यानी कि क्या हाथ हाथ, इसी प्रकार कह रहे हो लातों लात, लातों लात, यानी कि क्या लात है लात। तो ऐसे स्थानों पे जहां पे एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, दोहराया जाए, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, वहां पे आपका भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है, इसको भी तब आप लोग याद रखिएगा। आगे इसमें आप कह सकते हो, जैसे हमने कह दिया धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, और कहते हैं जैसे बातों बात, बातों बात, ठीक है, धीरे धीरे बातों बात, ठीक है, आप इसको भी कह सकते हो, आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का ही एग्जांपल होगा, ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। आगे इसमें और अगर कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो प्रति वाला, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रति आया प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आई होप आपको अव्ययी भाव समझ में आ गया होगा। अव्ययी भाव में केवल इतना याद रखिएगा, अव्यय, पहला पद व्यय नहीं होता है, ठीक है, पहला पद व्यय नहीं होता, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, और इसमें पहला जो पद होता है अक्सर कोई उपसर्ग होता है, जैसे अगर लिख दिया जाए, ध्यान देना, आगे अगर हम लोग कह रहे थे बेहया, बेहया, बे उपसर्ग है ना, बे उपसर्ग है, इसी पे हम लोग बेशर्म है, बेशर्म है, तो बे आपका क्या उपसर्ग है, इसी प्रकार आप बहुत सारा बना सकते हो, तो जिसमें पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा, वही आपका क्या होगा, याद रखिएगा अव्ययी भाव समास होगा, और पहला पद इसमें व्यय नहीं होता, ठीक है, अक्सर इसमें आ अनु भर भर प्रति यावत यथा ऐसे शब्द अक्सर मिल जाते हैं, आगे इसके मिल जाते हैं, या कोई उपसर्ग मिलेगा, तो बेहया, बेहया देखना एक शब्द आया है, आपको बता देते हैं, बेहया, बे जब उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, बे का मतलब होता है नहीं से, ठीक है, अर्थात नहीं, हया का मतलब होता है डर, ठीक है, अर्थात जिस बच्चे में कोई डर नहीं होता है, जिन लोगों में, उन्हीं को कहते हैं क्या बेहया, ठीक है, क्या कहते हैं बेहया, यानी कि अगर आप भी नहीं डरते हो किसी से तो आप भी क्या बेहया हो, ठीक है, बेहया कोई गाली नहीं है, ठीक है, इसको जानते रहिएगा, बे का अर्थ होता है नहीं, ठीक है, बे का अर्थ क्या होता है नहीं, तो याद रखिएगा, हया का मतलब क्या होता है डर, अर्थात अगर किसी के अंदर डर नहीं है, बिना डर के, तो क्या बेहया, भैया अगर आपके अंदर, ध्यान देना, अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप भी क्या हो बेहया, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान देना, डर अंदर होना जरूरी है, डर अंदर इसलिए होना जरूरी क्योंकि भाई वो आपकी रक्षा करता है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप चाहे जहाँ जाओगे, आपके मान लीजिए कि वो आगे बहुत बड़ा शेर है, तो क्या हमारे अंदर हम बेहया हैं, उसके सामने चले जाओ, मार के खा जाएगा, आपको छोड़ेगा थोड़ी ना, तो डर अंदर होना जरूरी है आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, चलिए, डर आपको बचाता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, तो बे का मतलब होता है क्या नहीं, हया का मतलब डर, अर्थात जिसके अंदर डर नहीं है सब क्या बे है, एक होता बेवफा, यहाँ पे आप कर सकते हो, बेशरम हो गया, बेवफा भी कह लो, क्या बेवफा, बेवफा में कौन सा समास होगा, हाँ, तो बेवफा में भी आपका होगा अव्ययी भाव समास, तो यहाँ पे बेहया, देखो एक होता है आपका बेवफा और एक होता है बावफा, बेवफा किसको बोलते हैं और बावफा क्या होता है, चलिए बताइए, ध्यान देना, ये बेवफा और बावफा ये दोनों ही उर्दू के उपसर्ग हैं, बे और बा, ये किसके हैं, तो उर्दू के उपसर्ग हैं, बा का मतलब होता है, ध्यान देना, बा का मतलब होता है हाँ, हाँ होता है, या जो साथ दे,
नहीं, ठीक है, बे का मतलब क्या होता है नहीं, या फिर जो साथ ना दे, या फिर जो साथ है ना दे। तो भैया बेवफा, बे का मतलब साथ ना दे, अर्थात जो आपके वफा का साथ ना दे, आपके प्यार का जो साथ ना दे, वही क्या बेवफा, ठीक है, वही क्या बेवफा, बेवफा बिना वफा के, ठीक है, जो वफा ना करे वही क्या बेवफा। बावफा, तो बा का मतलब होता है हाँ, अर्थात जो आपके साथ वफा करे, आपसे प्रेम करे, वो क्या है बावफा, उसको कहेंगे बावफा, और जो साथ ना दे वो क्या बेवफा, ठीक है। चलिए आप समझ गए। अब बाकी बेहया जानते रहिएगा, ठीक है, तो अपने अंदर थोड़ा मोड़ा डर रखिएगा, नहीं तो आप भी क्या हो जाओगे बेहया, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा क्या है ध्यान दीजिएगा। अब बेबी भाव समास के बाद हम लोग बेबी डालते हैं दूसरा वाला द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास, क्योंकि भैया दूसरा हम लोग वही पढ़े थे द्विगु समास, तो हेडिंग लगा लीजिएगा समास में दूसरा वाला द्विगु समास, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका द्विगु समास। बढ़िया से पढ़ते रहिए आप लोग, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, टेम्परेरी मत देखिएगा भैया, नहीं तो आपका समय वेस्ट होगा और कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूसरे की बात करते हम लोग, दूसरा का है द्विगु समास, ये आपका हेडिंग है द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है? बहुत बड़ा तोप नहीं है समास, ठीक है, आप प्रेम से पढ़ते रहिए, और हाँ सीरियस से अगर आप हर वीडियो देखते तो आपको हिंदी से एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। चलिए यहां पर देखेंगे अगर आप, तो क्या लिखा है ऐसे, ठीक है, द्विगु, और द्विगु पहला अर्थ, पहला अक्षर देखो क्या लिखा है इसे द्वि, क्या लिखा द्वि, और द्वि को अगर आप बोल रहे थे तो साउंड आ रहा है, एक आवाज आ रहा होगा द्वि, क्या आ रहा होगा द्वि, तो द्विगु समास का पहला वाला देखिए क्या लिखा द्वि, तो द्वि से भी आवाज आ रहा क्या द्वि, द्वि आपका क्या होता है एक आपका गिनती होता है, क्या होता है गिनती, और कैसा है संख्यावाची है, संख्यावाची है। तो याद रखिएगा जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, क्या होता है संख्यावाची, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है अर्थात किसी गिनती को व्यक्त करेगा, वही आपका क्या होगा द्विगु समास होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो द्वि जब भी आएगा, द्वि से ज्यादा कोई गिनती, याद रखिएगा जिस समास का, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे क्या कहते हैं द्विगु समास। और इसमें अगर बात करें, लेकिन हाँ इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है प्रधान होता है, अर्थात मेन होता है। उत्तर पद क्या होता है द्विगु समास में, तो याद रखिएगा इसमें उत्तर पद प्रधान होता है द्विगु समास में, तो याद रखिए इसको बहुत बढ़िया से, द्विगु समास में कौन पद प्रधान होता है, उत्तर पद इसमें क्या होता है प्रधान होता है। चलिए आपको एग्जांपल लेके बताते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के मजा नहीं आएगा। एग्जांपल में मैं कह दिया क्या, हमने कह दिया जैसे चौराहा, क्या कह दिया चौराहा, चौराहा का मतलब क्या हो गया देखिए चार राहों का, चार राहों का समूह, ठीक है, चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार, चाहे समाहार कहिए चाहे समूह कहिए, दोनों आपका सही है। तो चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार। देखिए समास करना, समास करने की विपरीत प्रक्रिया, समास को उल्टा व्यास होता, ध्यान देना, समास होता ना, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, और समास का उल्टा क्या होता है व्यास, समास का उल्टा
ठीक है। समास का उल्टा व्यास होता है, याद रखिएगा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, व्यास का मतलब होता है बड़ा फैलाव, ठीक है। ये एक बार पूछा गया, ठीक है। तो चार राहों का समूह क्या हो गया? चौराहा। तो पहलवा पद क्या आ गया? कौन गिनती आ गया ना? गिनती आया कि नहीं आया? आया। तो चौराहा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। आगे कह लीजिए, चलिए हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया त्रिभुवन, ठीक है। त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब क्या हो गया? तीन भवनों का समूह, ठीक है। क्या हो गया? तीन भवनों का समूह। तो तीन भवनों का समूह क्या हो जाएगा? तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। चलिए और कठिन कर लेते हैं लोग, याद है ना। जैसे हमने कह दिया नवरत्न, नवरत्न, तो क्या हो जाएगा? नौ रत्नों का समूह, ठीक है। तो नौ पहले में गिनती आ गया कि नहीं आया? पहले में गिनती आया कि नहीं आया? आया। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। आगे बात करें तो द्विगु, क्या? द्विगु, हाँ भैया, द्विगु में कौन सा समास होता है? याद रखिएगा, द्विगु मतलब क्या? दो गायों का समूह, दो गायों का समूह, ठीक है। द्वि का मतलब दो, गु का मतलब होता है गाय, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हमने कह दिया अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है। क्या? अष्टाध्यायी हमने कह दिया। अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह। पहला पद क्या है? संख्यावाची है कि नहीं है? है। पहला पद संख्यावाची, तो कौन सा आ जाएगा? देखो, अगला कर लीजिएगा त्रिकोण। क्या कर लीजिएगा? त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, तीन कोणों का, तीन कोणों का, तीन कोणों का समूह। तो त्रिकोण में भी आपका कौन सा आ जाएगा? यही हो जाएगा। आगे और कर लीजिएगा आप, जैसे ध्यान देना, त्रिकोण के बाद आप लिख सकते हो, जैसे षटकोण हो गया, पसेरी हो गया, अठन्नी हो गया, ठीक है। आप लिख लेना षटकोण, ठीक है। अठन्नी, क्या आपका हो गया? अठन्नी। अठन्नी के बाद पसेरी, 5 शेरों का समूह, पसेरी। अठन्नी, 8 आनों का समूह, अठन्नी। षटकोण, ठीक है, 6 कोणों का समूह, षटकोण। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। आगे आप लिख लेना कामा करके पंचवटी। पंचवटी में कौन सा हो जाएगा? तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। खाली पंचवटी में कौन सा? द्विगु समास आपका हो जाएगा, ठीक है। पंचवटी में कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला आपका हो गया, लिख लेना दुधारी, क्या? दुधारी, अर्थात दो धारों का समूह, ठीक है। दुधारी का मतलब क्या हो गया? दो धारों का समूह। एक अगला लिख लेना दुपट्टा। दुपट्टा होगा ना, दो पट्टों का समूह क्या होगा? दुपट्टा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया द्विगु समास में होता क्या। द्विगु समास का पहला अक्षर क्या? द्वि। द्वि क्या है? गिनती, अर्थात जिस समास का पहला पद कौन संख्यावाचक होगा, कोई गिनती वाला होगा, वही आपका क्या होगा? द्विगु समास होगा। अब यहाँ पे देखना, आपको एक नोट करके एक बात बताते हैं, आपको ध्यान देना। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, एक पूछने से पूछेगा। देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया कि सीता जी, सीता जी पंचवटी में बैठी हैं, पंचवटी में बैठी है, और इसके नीचे इन्होंने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। सीता जी पंचवटी में बैठी हैं, वाक्य में, वाक्य में रेखांकित, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? ये प्रश्न है। दूसरा वाला एक प्रश्न जैसे पूछ लिया, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, अष्टाध्यायी
अष्टाध्यायी लिखे या लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। वाक्य में, ठीक है, वाक्य में, ठीक है, क्या कहोगे, वाक्य में, ठीक है, रेखांकित, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन है भैया। पहला क्वेश्चन है कि सीता जी पंचवटी में बैठी हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। और दूसरा है पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो पंचवटी, पंचवटी अर्थात 5 वटों का समूह, द्विगु समास। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, तो भैया द्विगु समास। अगर आपका जवाब द्विगु समास है तो बिल्कुल आप गलत हो, ठीक है, बिल्कुल आप क्या हो, गलत। क्यों? अब भाई कहोगे सर अभी आपने बताया कि भैया पंचवटी में द्विगु होगा और अष्टाध्यायी में क्या होगा, द्विगु होगा। आप केयर से सुनिए, ध्यान देना, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो पंचवटी दे रखा है एक वाक्य में दे रखा है, जबकि आपको यहाँ पे किसी वाक्य में नहीं था। अष्टाध्यायी एक वाक्य में दे रखा है और यहाँ पे अष्टाध्यायी ऐसे है बिना वाक्य के। देखिएगा यहाँ पे जो पंचवटी लिखा है तो यहाँ पंचवटी का आशय एक स्थान से हो जाएगा। पंचवटी का आशय क्या हो जाएगा, एक स्थान से। जैसे कहा जाए कि मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, दिल्ली क्या एक स्थान है। तो भैया सीता जी पंचवटी में बैठी हैं, जैसे कहा जाए कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली क्या एक स्थान वाला, वहां पे आप ये नहीं लोगे। याद रखिएगा सीता जी पंचवटी में बैठी हैं तो पंचवटी का आशय यहाँ पे एक स्थान से होगा, ना कि दूसरा, ठीक है। तो एक स्थान से होगा तो यहाँ पे द्विगु नहीं होगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि होगा। क्या होगा, बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि में जब अर्थ ना, अर्थ है आपका किसी दूसरे पे जाता है, अर्थ किसी अन्य, यानी कि कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। पंचवटी, ना तो पंच प्रधान ना तो वटी प्रधान, पंचवटी मिलके कोई दूसरा प्रधान एक स्थान को संकेत कर रहा है। तो आप इस वाक्य में बताओगे, इस वाक्य में जो पंचवटी है वहां पे कौन सा समास होगा, तो आप बताओगे बहुब्रीहि होगा, क्योंकि अन्य पद प्रधान है, ठीक है। चलिए, तो सीता जी पंचवटी में बैठी है, तो पंचवटी का आशय यहाँ पे एक स्थान से है कि सीता जी पंचवटी नामक स्थान में बैठी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, यहाँ अष्टाध्यायी का मतलब एक पुस्तक से है। भैया अष्टाध्यायी पुस्तक कौन लिखा, पाणिनि। जैसे भैया आप सोचते हो क्या कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौन लिखा, तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त लिखा। इसी प्रकार यहाँ पे बताओगे कि भैया पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखा, तो अष्टाध्यायी का से यहाँ पे क्या, पुस्तक से है। तो ना तो अष्ट ना तो अष्टाध्यायी, किसी की प्रधानता नहीं, अन्य पद प्रधान है, एक पुस्तक से आता है। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, बहुब्रीहि लगाओगे। क्या लगाओगे, बहुब्रीहि लगाओगे, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे आपका क्या होगा, तो बहुब्रीहि। अब अगर पंचवटी किसी वाक्य में देता है, अष्टाध्यायी किसी वाक्य में देता है, तो आप वहां बहुब्रीहि लगाओगे। अगर वाक्य में नहीं देता, वैसे देता, तो सीधा सीधा आप क्या लगाओगे, द्विगु लगाओगे। ये आपका क्या था, द्विगु समास। इसी प्रकार आप एक और लिख सकते हो, चौलड़ी माला, ठीक है। चौलड़ी माला यानी कि क्या होता है, 4 लड़ों वाली माला, ठीक है। तो याद रखिएगा जब चौलड़ी माला जो है, चौलड़ी माला, या कह लो जैसे मैंने कह दिया, हमने कह दिया चौलड़ी, चौलड़ी, तो चौलड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, 4 लड़ों वाली माला, चौलड़ी। चौलड़ी में कौन सा आ जाएगा, द्विगु समास। परंतु अगर ऐसे कह दिया जाए क्वेश्चन में किसी वाक्य में कि वह चौलड़ी, वह चौलड़ी, ठीक है, क्या, वह चौलड़ी माला पहनी है, क्या, वह चौलड़ी माला पहनी है। मान लीजिए कि एक वाक्य कैसे कह दिया गया कि वह चौलड़ी माला पहने हुई है, या ऐसे कह लो, माला नहीं लगाती, चौलड़ी कुल माला होती है,
वह ज्वेलरी पहने हुई है। सॉरी, तो वह ज्वेलरी पहने हुई है। तो ज्वेलरी में देखोगे 4 लरों वाली माला होता है, 4 लरों वाली माला। तो ध्यान दीजिएगा, तो ज्वेलरी में आपका क्या हो जाएगा, खाली अगर ये वाक्य में नहीं देता है, वाक्य में नहीं देगा तो दिगु होगा। अब यहाँ पे वाक्य में दे दिया गया, तो यहाँ ज्वेलरी का मतलब हो जाएगा क्या, एक माला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक माला हो जाएगा कि भैया वह ज्वेलरी माला पहने हुए है। तो यहाँ भी आपका इस वाक्य में अगर अंडरलाइन करके पूछता तो आपका क्या हो जाएगा, बाउंड्री। अगर वाक्य में नहीं देता और वैसे पूछता तो आप क्या लगाओगे, दिगु लगाओगे। ठीक है, यह आपका दिगु समास का आप स्क्रीन शॉट लीजिए, बढ़िया से स्क्रीन शॉट लेके आप अपना कॉपी में नोट करिए। हो गया, चलिए। अगला वाला आप लोग ये डाल लीजिएगा, तीसरा वाला निकाल लीजिएगा आप लोग, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग क्या डालिए, कर्म धारय समास। ठीक है, क्या है, कर्मधारय समास। अब जरा देखिएगा कर्मधारय समास क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। आप बताओगे जिस समास का पहला पद विशेषण हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद क्या हो, विशेषण। इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और ध्यान देना, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद विशेष होता है। क्या होता है, विशेष होता है। या ऐसे समझ लीजिए, पहला पद आपका क्या होता है, ध्यान देना, एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। ठीक, उपमेय उपमान भी आता है। ठीक है, एक पद उपमेय होगा, एक पद क्या होगा, ऐसे याद कर लो, एक पद उपमेय होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा उपमान होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, उपमान, मतलब तुलना किया जाता है, तुलना। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने कह दिया नील कमल, नील कमल, क्या हो गया, नील कमल। तो यहाँ पे दो पद है, देखिए ये क्या है, पहला पद, और ये क्या है, दूसरा पद। तो पहला पद ये क्या है, प्रथम पद। ठीक है, ये क्या है, प्रथम पद, और ये क्या है, तो द्वितीय पद। क्या है, द्वितीय पद। तो क्या लिखा है यहाँ पे, नील कमल। कमल कैसा है, नीला है। कमल की विशेषता है कैसी, नीली। तो नीला आपका क्या हो गया, विशेषण। नीला क्या हो गया, विशेषण। जो शब्द किसी की विशेषता बताता है, जो शब्द किसी की विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहा जाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। तो यहाँ पे कमल क्या हो गया, कमल क्या हो गया, विशेष हो गया। क्या बता रहा है ना विशेषता, नील कमल। नील किसकी विशेषता बता रहा है, कमल का, कि कमल कैसा है, नीला है। तो नील
नील कमल में कैसा हो जाएगा, कर्मधारय समास। पहला पद विशेषण, देखिए जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो। इसी प्रकार कह लीजिए नील गाय, गाय कैसा है, नीला है। आप कह लीजिए हरा मिर्च, हरा मिर्च, मिर्च कैसा है, हरा है, ठीक है, हरा है जो मिर्च। लाल मिर्च, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है। इसी प्रकार आप और आगे कर सकते हो। हमने कह दिया छुट भैया, छुट भैया, भैया कैसे हैं, छोटे हैं। देखिए भैया छुट, तो छुट का मतलब छोटे, भैया का मतलब भैया, भैया की विशेषता बता रहा ना कि भैया कैसे है, छोटे हैं, तो छुट भैया में क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आगे आपके सामने अगर कह दिया जाए जैसे जवां मर्द, जवां मर्द, मर्द कैसा है, जवां है, तो मर्द की विशेषता बता रहा ना कि मर्द कैसा है, जवां है, यानी कि जवान है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। या देखिए जिसमें पहला पद विशेषण होगा, पहला पद विशेषण होगा वो क्या होगा, उसमें कर्मधारय समास होगा। क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, जिसमें क्या हो, पहला पद विशेषण हो। आगे अगर हम लोग कुछ और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे हमने क्या दिया, ध्यान देना, नववधु, नववधु, वधु कैसी है, नई है, नववधु, वधु कैसी है, नई है। तो नव क्या कर रहा है, वधु की विशेषता बता रहा है ना कि वधु कैसी है, नई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला कह लो महान आत्मा, महात्मा, महात्मा का कहोगे महान है जो आत्मा, महात्मा का क्या होगा, महान है जो आत्मा। तो आत्मा की विशेषता बता रहा ना, क्या, महान, आत्मा कैसी, महान, तो महान है जो आत्मा, यहाँ भी आपका क्या होगा, तो यही होगा। अगला है लो नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, क्या होगा, नील है प्लस उत्पल। नील यहाँ तक आपका हो गया है। आगे एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा, ध्यान देना, नोट करके देखना। कभी कभी क्या होता है कि आपका दोनों पद प्रधान हो जाता है, ठीक है, कभी कभी, कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाता है, विशेषण हो जाता है। तो जब दोनों पद विशेषण हो जाता है तो उसे ध्यान देना, तो उसे विशेषणों भय कर्मधारय समास कहते हैं, विशेषणों भय कर्मधारय समास कहते हैं, समास कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे हमने कह दिया, हमने क्या कह दिया यहाँ पे, दोनों पद, जैसे हमने कह दिया, ठीक है, एक कहानी आपको बताते हैं। देखिए एक महिला थी, ठीक है, एक महिला थी, उस महिला से जो है एक पुरुष जो है उसके पति का नाम पूछती है, ठीक है, एक महिला थी, उस महिला से एक व्यक्ति जो है उसके पति का नाम पूछती है, और महिला अपने पति का नाम बताती नहीं है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, भारतीय महिलाओं में परंपरा है कि भैया अपने पति का नाम नहीं लेती, ठीक है, गाँव में चलता है, ठीक है, शहरों में तो नाम लेके ही बुला लेती है। तो उस समय महिला के घर पे कोई नहीं था कि भाई जिससे वो कह दे कि भैया हमारे पति का नाम बता दो, ठीक है, नहीं कहते भाई हमारे मन, ठीक है, क्या हमारे मन कहती है यार, ये जी कहती है, ठीक है। तो देखो वो महिला क्या करती है, अपने पति का नाम कैसे बताती, कहती भैया देखो हमारे, हम तो पति का नाम लेंगे नहीं, ठीक है, बता रहे हैं, समझ जाओ समझ जाओ। कहा, महिला ने क्या कहा कि जिससे ट्रेन चलती है और जिससे ट्रेन रुकती है वही मेरे पति का नाम है, ठीक है। तो भैया सोचने लग गए। तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा उस महिला के पति का नाम क्या था। देखना, उस महिला के पति का नाम था हरिलाल। क्या था, हरिलाल, ठीक है, क्योंकि भैया हरी झंडी से ट्रेन चलती है और लाल झंडी से रुकती है, तो क्या हो गया, हरिलाल। तो देखना हरी की अगर बात करें, हरी, तो ये क्या, हरा कलर जो होता किसी की विशेषता बताता है, हरा कपड़ा, हरा तोता, हरा रंग, ठीक है, ये क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। और लाल भी क्या है, तो लाल भी क्या होता है आपका,
विशेषण होता है, ठीक है। लाल भी आपका क्या होता है, विशेषण होता है। तो दोनों जब विशेषण हो गया तो हरिलाल में कौन सा आ जाएगा, हरिलाल में आपका हो जाएगा विशेषणों भय कर्मधारय समास। अगर विशेषणों भय कर्मधारय समास ऑप्शन में नहीं है तो आप केवल कर्मधारय समास लगा सकते हो, ठीक है, और लगाना भी। अगला बात करते हमने कह दिया शीतोष्ण, क्या कह दिया, शीतोष्ण, अर्थात यहाँ पे देखना क्या आया, शीत और क्या आया, उष्ण। शीत का मतलब हो गया ठंडा, उष्ण का मतलब क्या हो गया, गर्म। उष्ण का मतलब क्या हो गया, गर्म। तो ठंडा और गर्म ये भी किसी की विशेषता ही तो बताते हैं भैया, ठंडा पानी गर्म पानी, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या विशेषण, तो दोनों पद अगर विशेषण हो गया तो किसका होगा, विशेषणों भय कर्मधारय समास का ये उदाहरण होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किसका होगा, विशेषणों भय कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगा दीजिएगा, कर्मधारय समास आप लोग लगा दीजिएगा। अगला कर सकते हैं, कहते हैं नीलपीत, क्या कह दिया, नीलपीत। नील का मतलब हो गया नीला और पीत का मतलब हो गया पीला। तो नीला पीला भी क्या विशेषता है, तो दोनों पद क्या हो गया, विशेषण। दोनों पद विशेषण तो विशेषण भय कर्मधारय समास। अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगा देना, कर्मधारय समास। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, ध्यान देना, कर्मधारय समास। इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, हो गया। तो आज हमने समास पे पूरा विचार किया कि समास क्या होता है और समास का अर्थ क्या होता है। समास में आपने 6 प्रकार पढ़ा था, कौन कौन सा, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। जिसमें से आपने 3 पढ़ लिया है, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग बढ़िया से नोट कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।